Good morning, all the student. I am Dr. Himanshu Mathur, Associate Professor, Department of Management, Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, our topic is Management of Receivable. Now, we start with the introduction of receivable. The receivable is an asset as it shows the claim of firm against the customer expected to receive in the future. The receivable includes debtors and bill. Every firm has its own set of policy, rules, credit term and regulation under which goods are sold on credit basis. According to the Hampton, receivable are the assets account represent the account on to firm as a result of sale of goods or service in normal course of business. बेसिकली रिसीवेबल क्या है? कंपनी की एसेट्स हैं. क्यों? क्योंकि रिसीवेबल वो चीज़ है, वो लोग हैं, रिसीवेबल उनसे मिलता है जिन लोगों को कंपनी उधार पे माल बेचती है. बेसिकली क्या होता है, रिसीवेबल में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, डेटर्स और बिल. ऐसे लोग जिनको उधार पे माल बेचा गया है वो तो कहलाते हैं डेटर्स. पर कंपनी क्या करती है, कभी कभी उन डेटर्स पे विश्वास नहीं होता है तो वो कंपनी क्या करती है, उन डेटर्स से एक पेपर पे लिखवा लेती है कि हमने आपसे इतने का माल खरीदा है, इतने रुपए का, और ये हम आपको इतनी डेट को इसका पेमेंट करेंगे. तो वो क्या बन जाता है? बिल. तो बेसिकली डेटर्स बोले या बिल बोले, दोनों ही कंपनी की एसेट्स है. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में राइट है कि वो उन लोगों से अपना पैसा मांग सकती है. फर्स्ट चीज. सेकंड चीज, रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती है, डेटर्स एंड बिल. हर एक कंपनी की अपनी क्रेडिट टर्म्स होती है, क्रेडिट पॉलिसीज होती है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट सेल करती है. एक कंपनी बिना जाने पहचाने, बिना किसी कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन जाने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड नहीं कर सकती. सबसे पहले उसको कंपनी को कस्टमर का फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है कि इसको उधार पे माल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. क्या हम इसको उधार पे माल देंगे तो वापस पैसे आने के चांसेस है या नहीं. तो बेसिकली यहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. बिल्स रिसीवेबल में डेटर्स और बिल इंक्लूड होते हैं. बिल्स रिसीवेबल कंपनी की एसेट्स होती हैं. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में राइट है कि वो उनसे अपना पैसा वापस मांग सकती है. एंड नेक्स्ट चीज इज कि बिल्स रिसीवेबल कब क्रिएट होते हैं? जब कंपनी उधार पे सेल करती है, और उधार पे सेल कंपनी उसी कस्टमर को करती है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो. तो उधार पे देने से पहले, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करने से पहले कंपनी अपनी कुछ क्रेडिट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाती है. अगर कस्टमर उन रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है तो ही कंपनी उनको उधार पे, क्रेडिट पे माल, गुड्स देती है. तो एक बिल्स रिसीवेबल कंपनी की एसेट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि कंपनी का कैश, कंपनी का पैसा इन रिसीवेबल डेटर्स में फंसा होता है. जितना जल्दी इन लोगों से पैसा रिकवर होगा, कंपनी की लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. Now we start with the advantage of management of receivable. First is increase in sale. This is indirect result of sale on credit. Increase in sale helps a firm to recover fixed expenses and attain a break-even level. Sometimes credit sale are made at price which is higher than यूजुअल कैश प्राइस. बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट सेल में क्या होता है कि कस्टमर को आप गुड्स का पोजीशन दे देते हो और उसको कहते हो कि अभी तेरे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो कुछ टाइम बाद मुझे पैसे दे देना. तो इससे कस्टमर आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है. आज की डेट में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की डिमांड यही रहती है कि आप हमें क्रेडिट पे मटेरियल अवेलेबल करो. क्यों? क्योंकि कोई भी हाथों हाथ अपनी लिक्विडिटी कम नहीं करना चाहता है. एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ. आप 1 जनवरी को कोई गुड्स परचेज करने गए और आपने उसको कहा मैं 30 जनवरी को तुझे पैसा दूंगा. तो वो पैसा आपने अपने बैंक में 30 दिन तक रखा, तो 30 दिन तक का आपको उसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. तो जितनी ज़्यादा कस्टमर को आप बेनिफिट्स दोगे उतने ज़्यादा कस्टमर आपसे अटैच होंगे. इंक्रीज इन प्रॉफिट. मोस्ट ऑफ फर्म are required to sell goods on credit, and sale can be further increased by making sales term very easy. This result in more attraction to the customer and result in higher sale of firm. बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनीज जो हैं
अगर क्रेडिट पे सेल करेगी तो उसके कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल होगी, और सेल बढ़ने के कारण आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट में आपके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी, तो आपकी कंपनी की नेट वर्थ भी इंक्रीज होगी। एबिलिटी टू फेस कंपटीशन, firm is able to face competition only when it achieve higher level of sale, and it is only possible when it sell goods or service on credit। अगर एक कंपनी को कंपटीशन फेस करना है तो उसके पास में कस्टमर बेस होना चाहिए। अगर कंपनी के पास में कस्टमर नहीं है तो आप ये मान के चलिए वो कंपनी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। अगर कस्टमर ही नहीं है तो उस मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्यों करना, जब प्रोडक्शन नहीं करना तो हमें लेबर भी नहीं चाहिए, आप लेबर भी हटाओगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सेट किया सब कुछ हटाओगे, मतलब एक तरीके से आपका कंपनी, आपका बिजनेस लिक्विडेशन में चला जाएगा। और अगर आपके पास कस्टमर बेस है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, कंपटीशन फेस कर सकते हो। नाउ वी स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल। फर्स्ट, क्रेडिट पॉलिसी। Credit policy refers to decision application of those factors that influence the amount of trade credit. The firm make significant investment by providing credit to its customer, and for this purpose suitable credit policy is required। अगर ये बेसिकली देखा जाए क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि एक कंपनी किस कस्टमर को क्रेडिट पे माल दे, कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट दे और कितने रुपए की क्रेडिट दे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाना क्या कहलाता है, क्रेडिट पॉलिसी। वापस से समझिए, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि किस कस्टमर को क्रेडिट पे मटेरियल दिया जाए, कितने अमाउंट तक का दिया जाए, कितने टाइम उसको प्रोवाइड किया जाए पेमेंट करने के लिए, इनसे रिलेटेड जो भी हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी में फर्स्ट आता है क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। During the formulation of credit policy, finance manager has to be ensured about the type of customer to whom credit can be provided. In case when credit standard of firm is very liberal, level of sale and bills receivable are high and bad debts will increase। बेसिकली क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब है हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं कि अगर कस्टमर की सैलरी इतनी होगी तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, अगर कस्टमर इतने का मटेरियल खरीदेगा तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड में हम कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अगर कस्टमर उसको फुलफिल करेगा तभी आपको क्रेडिट पे माल मिलेगा। अगर एक कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी बहुत ही इजी है, फ्री है, तो आप ये मान के चलिए उसकी सेल ज्यादा होगी, और यहाँ पे ज्यादातर ये चांसेस रहेंगे कि बैड डेट्स भी ज्यादा होंगे। क्रेडिट पॉलिसी लिबरल फ्री होने का मतलब होता है आपके रूल्स रेगुलेशन बहुत ही इजी है, कोई भी उसको इजीली फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसी में क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड के लिए आपको उसको क्रेडिट अवेलेबल करानी है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसा उधार रख सकते हो, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, वो क्या कहलाती है, आपकी क्रेडिट टर्म। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी कम क्रेडिट टर्म होगी उतना पैसा जल्दी आपके पास में आएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। अब कंपनी के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर कस्टमर की क्रेडिट एनालिसिस करती रहे कि इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उधार पे माल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कंपनी के पास में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मार्केट में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी हुई है, जैसे एक बनी हुई है क्रिसिल, बनी हुई है फिच रेटिंग्स कंपनी बनी हुई है। इनका मेन काम क्या होता है, कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस एनालिसिस करना कि इस पर्सन की क्रेडिट वर्थनेस क्या है, इसको कितना लोन दिया जा सकता है, क्या ये पर्सन अपना लोन वापस रीपेमेंट करने में एबल है या नहीं। इसमें क्या दिया जाता है, उनको रेटिंग दी जाती है, ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी, बी प्लस। तो यहाँ पे इन रेटिंग के बेसिस पे कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि हमें इस कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।